हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। देखिए 25 क्वेश्चन का सीरीज होगा। देखिए सीटेट हो या कोई भी टेट का एग्ज़ाम दीजिएगा, उसमें होता है पैडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ पैडागोजी जो होता है CDP, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी टेट का एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कक्षा से पलायन करने वाले छात्रों के प्रति आपका व्यवहार होगा। कहा जा रहा है कि सिंपल समझिए, क्वेश्चन समझिएगा, आंसर आपको अपने आप आ जाएगा। देखिए बोल रहा है कि कोई बच्चा कक्षा से पलायन कर रहा है, तो हो सब बहुत समस्या है, बहुत टीचर अच्छा नहीं है, उसे उसमें मन नहीं लग रहा है बहुत। तो ये समस्या मतलब कौन सी समस्या के कारण वो मतलब पलायन कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपका व्यवहार कैसा होगा, मतलब टीचर का व्यवहार कैसा होगा। तो देखिए ऑप्शन है, पहला है दमनात्मक, मतलब उसको मारना पीटना। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं कि बच्चा क्यों कक्षा छोड़ रहा है उसको मारिएगा पीटिएगा, तो और विद्यालय नहीं आएगा। तो ये आपका ऑप्शन तो होगा नहीं, तो आपका पहला ऑप्शन कट गया, ये वाला होगा नहीं। दूसरा है प्रशंसात्मक, मतलब उसकी प्रशंसा करेंगे, तो होगा नहीं। जब बच्चा विद्यालय कक्षा में पलायन करेगा तो उसका प्रशंसा करेंगे, तो ये तो होगा नहीं। तीसरा ऑप्शन है निदानात्मक। देखिए दो प्रकार का विधि होता है, एक होता है निदानात्मक विधि, एक होता है उपचारात्मक विधि। देखिए निदानात्मक विधि क्या होता है कि कोई भी समस्या का पता लगाने के लिए हम लोग निदानात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आपको बुखार हुआ और डॉक्टर आपको टेस्ट के लिए बोला कि आप टेस्ट करवाइए, तो वो हो गया निदानात्मक विधि। और जब आपको टेस्ट में पता चल गया कि वो टाइफाइड है, कोई भी बीमारी है, तो उसका जब उपचार करेगा, मतलब टाइफाइड का उपचार करेगा, वो उपचारात्मक विधि होता है। तो मतलब निदानात्मक विधि उसे कहते हैं जब हम कोई भी समस्या का पता लगाते हैं, और उपचारात्मक विधि उसे कहते हैं जब कोई समस्या का पता चल जाता है और उसका उपचार करते हैं, उसे उपचारात्मक विधि कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बच्चा क्यों पलायन कर रहा है इसका हमको पता करना है, मतलब कौन सा समस्या है इसका हमको क्या करना है, पता करना है। तो ये आपका निदानात्मक यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। मतलब आपका व्यवहार कैसा होगा, निदानात्मक, मतलब समस्या का पता करना। इनमें से कोई तो मतलब होगा नहीं, ये क्या होगा, निदानात्मक। तो आपका आंसर क्या होगा, ये पहले का पहला का हो गया निदानात्मक। अब देखते हैं दूसरा है अधिगम सोपानकी का प्रतिपादन किसने द्वारा किया। देखिए हम आपको अधिगम पढ़ाए हुए थे, तो उसमें हम रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के 8 प्रकार बताए थे, वही अधिगम सोपानकी का सिद्धांत दिए थे। और यह सिद्धांत उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, उस पुस्तक का नाम है कंडीशन ऑफ लर्निंग। देखिए बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुत बार सीटेट में, यूपी टेट में इस बार पूछा गया था। कंडीशन ऑफ लर्निंग याद रखिएगा, कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक का नाम है, कंडीशन ऑफ लर्निंग। उसी पुस्तक में मतलब पूछेगा कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है, तो रॉबर्ट गेने का। और उसी पुस्तक में रॉबर्ट गेने ने अधिगम सोपानकी का प्रतिपादन किया था। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपका ऑप्शन हो जाएगा। फिर आया क्वेश्चन है, देखिए ब्रूनर कोई चीज़ का स्थापना किया। देखिए पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें 4 प्रकार का बच्चों के विकास से संबंधित बताए हुए थे, और स्किनर थे वो पुनर्वलन पर जोर दिए थे। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं, तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए छात्रों की पहचान है तो इनमें से क्या किससे चुनेंगे। देखिए मान लीजिए आप नया जगह कोई शिक्षण के लिए गए, मतलब पढ़ाने गए, मान लीजिए आप लेसन प्लान के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको पढ़ाना पड़ता है। तो वही क्वेश्चन है, देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं, मतलब पढ़ाने जाते हैं, तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी मतलब अच्छा बनाने के लिए छात्रों की पहचान है तो निम्न में आप क्या चुनेंगे, मतलब छात्रों की आपको पहचान करना है तो निम्न में आप क्या चुनेंगे। देखिए पहला है कि सभी छात्रों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे। एकदम सही बात है कि सभी छात्रों की क्या करेंगे, पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे, मतलब बच्चा पहले क्या कितना जानता है ये सब, पहले पूर्व शिक्षा की प्रीवियस नॉलेज की जानकारी लेंगे। एकदम सही बात है। दूसरा है
सभी छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करेंगे, मतलब कौन कितना, किसका आईक्यू कितना है, मतलब मेंटली हेल्थ का क्या करेंगे, जांच करेंगे, ये भी सही है। तीसरा है सभी छात्रों की बाह्य विभिन्नताओं का पता लगाएंगे, मतलब कौन किस क्षेत्र से आया, कौन विद्यार्थी कहाँ से आया है, मतलब बाह्य विभिन्नताओं का क्या करेंगे, पता करेंगे। और डी नंबर है उपयुक्त है। देखिए इसमें सबसे अच्छा मतलब है कि इसमें तो तीनों ऑप्शन सही है, इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, मतलब तीनों इसमें क्या है, सही है। फिर क्वेश्चन है, विष्णु पढ़ाई विष्णु पढ़ाई करते समय नींद भगाने के लिए चाय पीता है, परंतु चाय पीकर गहरी नींद में सो जाता है, यह अधिगम का हस्तांतरण। देखिए हम अधिगम हस्तांतरण पढ़ाए थे कि कोई चीज़ आप सीखे हुए हैं और दूसरा चीज़ में उसका उपयोग कर रहे हैं तो फायदा करेगा तो सकारात्मक अधिगम हस्तांतरण होता है, और घाटा करे दूसरी चीज़, पहली चीज़ सीखे हुए हैं और दूसरी चीज़ में सीखते हैं तो हमें बाधा उत्पन्न करे या घाटा घाटा हो तो होता है नकारात्मक, और एक चीज़ का जब दूसरी चीज़ में प्रयोग करें उसे कोई फायदा घाटा ना हो तो उसे शून्य हस्तांतरण बोलते हैं। देखिए यहाँ बोल रहा है कि विष्णु पढ़ाई करते समय नींद भगाने के लिए चाय पीता है, परंतु चाय पीकर गहरी नींद में सो जाता है, यह अधिगम हस्तांतरण है नकारात्मक। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा नकारात्मक। नकारात्मक हस्तांतरण होगा, लेकिन यहीं पर बोलता है कि चाय पीने के बाद वो जगह रहता है तो कौन अधिगम हस्तांतरण होगा, तो यहाँ पर हो जाता है सकारात्मक, लेकिन यहाँ बोला सो जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नकारात्मक। फिर आया क्वेश्चन है, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, या कथन किसे। देखिए अधिगम का ये डिफिनीशन बहुत ही पॉपुलर है कि जो अधिगम होता है वो क्या है कि आदतों मतलब हैबिट, ज्ञान नॉलेज और अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड का अर्जन है, मतलब एक्विलिज्म है। यह कथन किसका है, देखिए यह कथन किसका है, तो क्रो एंड क्रो का है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। अधिगम के हम परिभाषा में भी ये डिफिनीशन लिखाए हुए हैं। कौन डिफिनीशन दिए हुए हैं, क्रो एंड। देखिए इसमें एक गेट्स का डिफिनीशन है, मतलब अधिगम में ही, कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जब हम व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वही अधिगम होता है। गेट्स का डिफिनीशन है, तो याद रख सकते हैं कि अधिगम, गेट्स के अनुसार अधिगम का डिफिनीशन क्या है कि प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा, अनुभव के द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है वही क्या होता है कि अधिगम होता है। तो ये चीज़ याद रख सकते हैं। देखिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम सर्वोत्तम होगा, मतलब अधिगम सबसे अधिक कब होगा। बुद्धि जब होगी, हम सब ऑप्शन पढ़ते हैं, बुद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगा, और छठा अभिवृद्धि होगी। देखिए सब ऑप्शन ठीक ही है मतलब, लेकिन सबसे उपयुक्त इसमें ऑप्शन चुनना है। देखिए बुद्धि होगी, देखिए जरूरी नहीं है कि आपके पास ज़्यादा बुद्धि होगा तो आप कोई चीज़ जल्दी सीख लीजिएगा, मतलब अधिगम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर सुटेबल उतना नहीं बैठ रहा है तो इसको आप कट कर दीजिए, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ज़्यादा बुद्धि होगा, ज़्यादा बुद्धि वाले ज़्यादा कोई चीज़ जल्दी सीख लेते हैं, ये जरूरी नहीं। वही चीज़ को बार बार पढ़ेंगे या अभ्यास करेंगे तो जल्दी सीख पाएंगे, प्रशिक्षण करेंगे। दूसरा है अनुशासन होगा, देखिए जरूरी नहीं कि आप अनुशासन में रह कोई चीज़ जल्दी सीख लीजिएगा। कोई मंदबुद्धि बालक भी ज़्यादा अनुशासन में रहता है, जो प्रतिभाशाली छात्र रहता है वो अनुशासन में उतना नहीं रहता है, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहता है, तो यहाँ भी ये ऑप्शन नहीं होगा। डी नंबर है अभिप्रेरणा। देखिए कोई भी बच्चा को मोटिवेट जितना अच्छा कीजिएगा, जितना अधिक कीजिएगा, वो बच्चा ज़्यादा अधिगम करेगा। मतलब अधिगम सर्वोत्तम के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि उसमें अभिप्रेरणा होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ सी नंबर ऑप्शन हो गया। देखिए अभिवृद्धि मतलब अब जरूरी नहीं कि जो ज़्यादा लंबा हो गया उसी में ज़्यादा अधिगम होगा, तो जरूरी नहीं है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन कि स्किनर के अनुसार बच्चा में भाषा विकास परिणाम होता है। देखिए भाषा के विकास के संदर्भ में चोम्स्की भी बताए हुए हैं, पियाजे भी बताए हुए हैं, स्किनर भी बताए हुए हैं, वाइगोस्की भी बताए हुए हैं। देखिए स्किनर के अनुसार बच्चा में भाषा विकास कैसे होता है। देखिए बच्चा को जब हम पूर्णबलन देते हैं, मतलब अनुकरण और पूर्णबलन से बच्चा में भाषा का अनुकरण मतलब नकल करके, मान लीजिए हम कोई बच्चा गुड मॉर्निंग बोले तो भी बच्चा हमारे नकल करके गुड मॉर्निंग बोलता है, तो उससे भाषा का विकास होता है। और पूर्णबलन मतलब उसको हम कोई चीज़ बोल रहा है तो उसको हम शाबाशी दे। पूर्णबलन का मतलब होता है कोई ऐसी मतलब क्रिया द्वारा वो चीज़ को बार बार करवाना, वही पूर्णबलन होता है। तो जो स्किनर थे वो अनुकरण एवं पूर्णबलन के द्वारा भाषा को विकास का परिणाम बताए हुए, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन देखिए जो चोम्स्की थे, ये तो आपका स्किनर के अनुसार हो गया। देखिए चोम्स्की थे तो वो बोले हुए थे, जो उनका एलएडी था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वो बोले हुए थे कि बच्चा जो होता है उसमें भाषा का कुछ एलएडी है
बच्चा जन्म से मतलब जन्मजात उसमें गुण होता है भाषा सीखने का, मतलब व्याकरण में प्रशिक्षण का होता है, मतलब लेके आता है, मतलब कुछ व्याकरण सीख के आता है। तो ये हो गया आपका ए वाला जो ऑप्शन हो गया, ये वाला हो गया चोमस्की के अनुसार, मतलब LADO बताए हुए थे, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और देखिए, और अंतर्हित योग्यताओं का जो अंतर्हित योग्यताओं का मतलब जितना हम किसी से अंतर्निहित करेंगे उतना ज़्यादा हमारे भाषा विकास होगा, मतलब सामाजिक गुण पर ज़्यादा सामाजिक गुण पर सामाजिक अथी पर ज़्यादा जोर दिए हुए थे कौन, वाइगोस्की। तो मतलब अंतर्निहित हम जितना किसी से मिलेंगे उतना हमें भाषा विकास होगा। तो याद रखिएगा ये वाला जो ऑप्शन है वो वाइगोस्की के अनुसार है। और प्याजे बोले हुए थे कि हम जितना वातावरण से अपने अथी कर पाएंगे उतना हमें भाषा विकास होगा। देखिए फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि सीखने के प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के मतलब गलती एरर के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। देखिए लिखा हुआ है कि कोई बच्चा सीख रहा है, सीखने की प्रक्रिया में कोई बच्चा द्वारा कोई गलती हो जा रहा है, तो आपकी दृष्टि में निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वोत्तम है, मतलब सही है। देखिए पहला है कि विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियाँ नहीं होनी चाहिए, मतलब ये तो गलत है। विद्यार्थी कोई भी काम करेगा तो कुछ ना कुछ त्रुटि होगा ही, कोई तो भगवान नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका पहला नंबर ऑप्शन कट गया, ये वाला होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, एकदम सही है। लेकिन आगे हम ऑप्शन पढ़ते हैं और भी, विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है। देखिए जरूरी नहीं है कि विद्यार्थी लापरवाही के कारण ही त्रुटियां हो, कोई कोई सही भी सीरियस भी रहता है उससे भी गलती हो जाती है। तो ये ऑप्शन होगा नहीं। तीसरा लिखा हुआ है कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। देखिए ये क्या लिखा है, कभी कभी विद्यार्थी त्रुटि कर सकता है। देखिए होता है, ये भी ऑप्शन है, लेकिन जो बी नंबर ऑप्शन है ये भी ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन जो बी नंबर ऑप्शन है वो सबसे सर्वोत्तम है। आपको बोल रहा है प्रश्न में कौन सा कथन सर्वोत्तम है, तो यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जो त्रुटियाँ होती है वो अधिगम प्रक्रिया का भाग होता है। तो यहाँ पर आपको बी नंबर ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन है। फिर आया क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित कौन सा कथन सही है। देखिए पहला है कि यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान हो तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। देखिए ये भी सही है। मान लीजिए दो बच्चा का IQ समान होगा तो उसमें क्या होगी, उसमें भी क्या होगी मतलब उपलब्धि में विभिन्नता होगी, मतलब समानता नहीं हो सकती। कोई जुड़वा बच्चा भी होता है उसमें भी क्या होती है कि विभिन्नता होती है। दूसरा ऑप्शन है ये भी सही हो सकता है। दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नता वंशाक्रम के अनुसार होती है। देखिए जरूरी नहीं है, मान लीजिए एक ही गर्भ क्या कि जुड़वा बच्चा भी होता है उसमें क्या होता है व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो ये क्या है कि वंशाक्रम मतलब बोल रहा है कि वंश के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता, कोई अलग रहेगा कोई अलग रहेगा तो उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता। मान लीजिए किसी का जन्म अलग परिवार से हुआ किसी का अलग हो तो उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता। तो ये गलत बात है, व्यक्तिगत विभिन्नता जुड़वा बच्चा में भी होता है। तो ये आपका ऑप्शन ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला होगा नहीं। फिर आगे है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के वक्र खींच कर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है। गलत बात है। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता का 2-3 वक्र बनता है, तो आपका C नंबर भी ऑप्शन गलत है। फिर D नंबर क्या है कि सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती है। देखिए कुछ ना कुछ बालक में कुछ समानता होती है। जैसे हम बोल सकते हैं किसी बच्चा का IQ समान होता है, किसी का उपलब्धि समान होता है, तो ये सब चीज़ है। तो आपका सबसे जो 1 नंबर ऑप्शन था वो सबसे सही था कि मतलब कि सभी विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। मान लीजिए किसी का IQ लेगा 110 है, वो एग्जाम देगा तो कुछ ना कुछ दोनों में अंतर होगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो ये आपका A नंबर ऑप्शन सबसे सही है। फिर है रामा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, यहाँ पर लेती है लिखा है, लेती होगा यहाँ पर लेती है, जबकि रीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है। देखिए यह व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाता है। देखिए कि उसका IQ कुछ अलग होगा, किसका रामा का ज़्यादा होगा और रीना का रीना का कम होगा। वो जल्दी कोई चीज़ में सीरियस होगी तो किसको दिखा रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता को दिखा रहा है। तो आप यहाँ से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता, मानी A नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अंतर संबंध निरंतर समान से विशिष्ट ये सब अभिवृद्धि या विकास का सिद्धांत है सब। फिर है पितृसत्तात्मक समाज में किसकी प्रधानता होती है। देखिए भारतीय समाज क्या है, पितृसत्तात्मक
शतात्मक समाज है जिसमें पुरुषों की क्या होती है, प्रधानता होती है, तो आपका ऑप्शन। और मातृ समाज मातृ शतात्मक समाज में किसकी होती है, स्त्री को, तो आप यह ध्यान रख सकते हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। अधिगम कैसी प्रवृत्ति है, देखिए हम बताए हुए थे अधिगम जन्मजात भी होता है और अर्जित भी होता है। जन्मजात कैसे होता है कि देखिए आप सुने होंगे महाभारत काल में कि जो अर्जुन का जो बेटा अभिमन्यु था वो माँ के गर्भ में ही क्या हुआ था कि चक्रव्यूह तोड़ने का कला सीख लिया था, तो ये हो गया जन्मजात। अर्जित कैसे कि आप जन्म लेने के बाद भी कोई चीज़ सीख सकते थे, ये जो अधिगम होता है क्या होता है कि अर्जित और जन्मजात दोनों प्रकार का प्रवृत्ति है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। फिर आया क्वेश्चन है कि इकाई योजना को शिक्षण में शामिल करने का श्रेय किसे जाता है। देखिए जो इकाई योजना है, यूनिट प्लान है, उसे शिक्षण में शामिल करने का श्रेय किसे जाता है, मॉरिसन को जाता है, मतलब एससी मॉरिसन जो शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे उसी को जाता है। देखिए वाटसन जो है ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, वर्दीमर और कुर्ट लेविन जो है वो गेस्टलवाद मनोवैज्ञानिक है। फिर है फ्रोवेल ने कौन सा विद्यालय स्थापित किया था। देखिए जो फ्रोवेल थे वो किंडरगार्टन विद्यालय स्थापित किया, जिसे बच्चों का बगीचा भी कहते हैं, तो आपका किंडरगार्टन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए और देखिए बुनियादी विद्यालय की स्थापना महात्मा गांधी 1937 में और किंडरगार्टन का 1837 में कौन किया था, फ्रोवेल ने, और मारिया मोंटेसरी ने मोंटेसरी विद्यालय की स्थापना की थी, ये सब याद आप रख सकते हैं। फिर है क्वेश्चन कि अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यह किसका कथन है। देखिए हम पहले आपको बताए हैं अभी कुछ देर क्वेश्चन में कि देखिए जो गेट्स थे उसी के अनुसार क्या है कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही क्या होता है, अधिगम होता है, तो ये कथन किसका है, गेट्स का। देख क्रो एंड क्रो बताए हुए थे, पहले बताया है कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का जो अर्जन होता है वही क्या होता है, अधिगम होता है। स्किनर बताए हुए हैं कि व्यवहार में जो उत्तरोत्तर अनुकूलन होता है, मतलब व्यवहार में जो उत्तरोत्तर अनुकूलन होता है ना वही क्या होता है, उत्तरोत्तर अनुकूलन वही क्या होता है, अधिगम होता है। अब वुडवर्थ के अनुसार डिफिनीशन है अधिगम का कि नवीन ज्ञान और नवीन नवीन प्रतिक्रिया का जो अर्जन है वही क्या होता है कि अधिगम होता है, तो ये चीज़ आप डिफिनीशन याद कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है 16 नंबर, जो भाषा हमारे परिवेश की रहती है उसे कौन सा भाषा कहते हैं। देखिए हम अर्जित भाषा और सीखी भाषा आपको पढ़ाए हुए थे, उसमें हम बताए हुए थे कि जो भाषा हमारे परिवेश यानी जो वातावरण में रहती है उसे अर्जित भाषा बोलते हैं। जैसे हमारे परिवेश की भाषा भोजपुरी हिंदी है उसे हम अर्जित भाषा कहते हैं, और जो भाषा हमारे परिवेश की नहीं होती जैसे इंग्लिश हुआ, फ्रेंच हुआ, ये सब मलयालम, कन्नड़, बंगाली, ये सब क्या हुआ कि ये हमारे परिवेश की भाषा नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसको सीखना होगा, तो इसे हम लोग सीखी हुई भाषा कहते हैं। इसे हम विद्यालय, कॉलेज, ईटीसी में सीखते हैं, फ्रेंच हुआ, इंग्लिश हुआ, ये सबको, तो ये सब क्या है, सीखी भाषा या भाषा अधिगम है। देखिए आप कहिएगा कि जब हम कन्नड़ में जाएंगे तो वहाँ के लिए कन्नड़ उसका अर्जित भाषा हो जाएगा और हिंदी उसके लिए क्या हो जाएगा कि एक सीखी हुई भाषा हो जाएगा, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। हम बिहार में हैं तो बिहार के लिए हिंदी भोजपुरी क्या हुआ, अर्जित भाषा हुआ, और इंग्लिश हुआ क्योंकि हमारे परिवेश का इंग्लिश भाषा नहीं है, ये नागालैंड जो साउथ इंडिया का भाषा है, तो वहाँ के लिए क्या हो जाएगा, अर्जित भाषा हो जाएगा। और वही हिंदी हुआ, जो भोजपुरी है हुआ, वो वहाँ के लिए क्या हो जाएगा कि सीखी भाषा हो जाएगा, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि जो भाषा हमारे परिवेश की रहती है उसे हम कौन सा भाषा कहते हैं, तो अर्जित भाषा कहते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। और सीखी भाषा या भाषा अधिगम है, जो हमारे परिवेश की भाषा नहीं रहती है उसे भाषा अधिगम या सीखी भाषा कहते हैं, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। फिर आया क्वेश्चन है 17 नंबर, कौन भाषा से हमें तीनों कौशल यानी पठन कौशल, लेखन कौशल तथा मौखिक कौशल का विकास होता है। देखिए अब गांव समाज में देखते होंगे जो हम लोग भोजपुरी हिंदी जो भी है, तो अब देखिए अनपढ़ भी बोल लेता है, ठीक है, मतलब अर्जित भाषा जो होता है उससे सिर्फ मौखिक कौशल का विकास होता है। वही कोई अनपढ़ आदमी को बोलिएगा कोई चीज़ बोलने के लिए, मान लीजिए बोलने के लिए तो बोल देगा, कोई चीज़ बोलिएगा डीएसपी सब चीज़ डीएम सब बोल देगा सब, लेकिन उसको बोलिएगा लिखने के लिए
उसी को बोलिएगा पढ़ने के लिए कोई चीज़ तो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि अर्जित भाषा से सिर्फ मौखिक कौशल का विकास होता है। एकदम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मौखिक अर्जित भाषा होता है उससे क्या होता है, सिर्फ मौखिक कौशल का विकास होता है। लेकिन जब हम कोई भाषा सीखते हैं उससे क्या होता है, उसको हम लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, उसको बोल भी सकते हैं। जैसे हम लोग इंग्लिश, मतलब हम लोग के लिए सीखी भाषा है तो हम लोग इंग्लिश बोल भी लेते हैं, क्या करते हैं सीख, मतलब उसको लिख भी सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं। तो ये चीज़ क्या है, ये हम लोग के, तो वही क्वेश्चन है कौन भाषा से हमें तीनों कौशल का विकास होता है, यानी पठन कौशल, लेखन कौशल और मौखिक कौशल। तो क्या होता है हम लोग का भाषा अधिगम, या इसी को सीखी भाषा कहते हैं। तो ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। और याद रखिएगा अर्जित भाषा से सिर्फ मौखिक कौशल का विकास होता है। फिर आया क्वेश्चन है अभिकर्मित अधिगम सामग्री में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है, इसकी पुष्टि किस बात से होती है। देखिए बोल रहा है कि आप कैसे कहिएगा कि अभिकर्मित अधिगम सामग्री में हम व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखें, तो आप कुछ कारण बताइएगा तो वही बोल रहा है। पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है सामग्री बहुत रोचक होती है। तीसरा ऑप्शन है सामग्री में आसान ढंग से सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। और डी नंबर ऑप्शन है सामग्री बहुत आकर्षक होती है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो 1 नंबर है उसको ध्यान से देखिए, बोल रहा है व्यक्तिगत विभिन्नता, तो लिखा हुआ है विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। देखिए उसमें प्रत्येक व्यक्ति को बुद्धि के आधार पर, मतलब IQ के आधार पर बांटा जाता है सामग्री, कि कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई धीमा गति से सीखता है, यही व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाता है। तो आपका ऑप्शन ए नंबर सही है। देखिए डी सभी सही है अभिकर्मित अधिगम सामग्री के लिए, क्योंकि देखिए ये सब उसके लिए, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत विभिन्नता मेंशन कर दिया है। उसके लिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता में क्या होता है कि प्रत्येक जो दो व्यक्ति हो एक समान नहीं है, किसी का IQ कम है, किसी का ज़्यादा है, ये चीज़ है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सबसे उपयुक्त हो जाएगा, विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। फिर आया क्वेश्चन है 19 नंबर, जब चालक कार की सीट बेल्ट बांध लेता है तब कार का सीट बेल्ट बजना बंद हो जाता है। यह उदाहरण देखिए, कोई भी आप बच्चा को कोई काम किया, मान लीजिए कि भाषण दिया या कोई चीज़ किया, मतलब कोई क्रिएटिव वर्क किया, तो आप उसको जो शाबाशी देते हैं या जो बोलते हैं बहुत अच्छा काम किया, यही पुण्यबलन होता है। तो देखिए तो यहाँ पर एकदम समझिएगा, जब चालक कार की सीट बेल्ट बांध लेता है तो क्या हुआ कि वो अच्छा काम कर रहा है, वो अपने सेफ ड्राइविंग को मतलब प्रोत्साहित कर रहा है, मतलब सेफ। तो क्या हुआ कि सकारात्मक पुण्यबलन का उदाहरण है, क्योंकि मतलब कि वो अच्छा वर्क कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा कि सकारात्मक पुण्यबलन का क्या है उदाहरण है। लेकिन नकारात्मक कहने का मतलब, मान लीजिए कि सीट बेल्ट वही नहीं लगाता तो क्या वो बजते रहता था, पूछता है किसका उदाहरण था, आप यहाँ पर नकारात्मक पुण्यबलन बोल सकते हैं। देखिए नकारात्मक एग्जाम्पल हम को दें, मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है और उसको टीचर मारकर उसको पढ़ा रहा है, मतलब ज़बरदस्ती, तो वो नकारात्मक पुण्यबलन हुआ, क्योंकि वो नहीं पढ़ रहा है। देखिए पहले होता है सकारात्मक पुण्यबलन का प्रयोग किया जाता है, तब नकारात्मक, बच्चा को पहले समझाया बहुत, तब नहीं समझा तो वो फिर उसको नकारात्मक पुण्यबलन दिया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन आए 20 नंबर, एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं, मतलब सोशल लर्निंग को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है बच्चों के सामाजिकरण में सहायक होता है। देखिए सबसे अच्छा आंसर है, लेकिन और भी पढ़ते हैं। यह सबसे आसान शिक्षण है। देखिए आसान शिक्षण होता है टीचर पर डिपेंड करता है, वो बच्चा को किस अनुरूप पढ़ाएगा। कोई भी चीज़ पढ़ाइए बच्चा को समझ आए वही अच्छा टीचिंग होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी नंबर ठीक नहीं है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को अच्छे प्राप्तांक दिलाने में सहायक है, ये जरूरी नहीं है, नॉन ऑफ दी। तो आपका सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो गया, बच्चों के समाजीकरण में अच्छा मतलब सहायक होता है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन हो गया। फिर क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए यहाँ पर आप पहला हम ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए बहुत आप पढ़ाने जाइएगा प्राथमिक शिक्षा में, देखिए बहुत होता है कि PhD MA में सब कर लेता है, लेकिन उसे बच्चों को पढ़ाने का अथी नहीं होता, उब जाता है। तो इसीलिए जो DLED होता है, BEd ये सब करवाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो ये चीज़ देखिए प्राथमिक स्तर, वही क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बोल रहा है, तो इसमें सब ऑप्शन आपको लगेगा सही, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चुनना है। देखिए पहला ऑप्शन है कि पढ़ाने की उत्सुकता। देखिए कोई भी टीचर को पढ़ाने में अच्छा ही लगता है, कोई भी क्लास को, तो ये उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। दूसरा है धैर्य एवं दृढ़ता, मतलब उसमें धैर्य क्या
धैर्य और दृढ़ता, मतलब धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए। सबसे उपयुक्त लग रहा है कि बच्चा बार बार कोई चीज़ को पूछता है तो उसमें धैर्य नहीं रहेगा तो ऊब जाएगा वो, तो धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए। तीसरा है विषयों में ज्ञान में दक्षता, देखिए विषय में सब टीचरों को ज्ञान होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तीसरा है शिक्षण पद्धति के ज्ञान की दक्षता, ये भी सब में होता है लेकिन कोई चीज़ ऊब जाता है, लेकिन इसमें सबसे उपयुक्त आपका आंसर है तो धैर्य एवं दृढ़ता है। और उसके बाद बोलेगी इसके बाद कौन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका आंसर तो आपको कोई एक ही देना है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, धैर्य एवं दृढ़ता। लेकिन इसके बाद भी आप पूछिए कौन होगा, तो में शिक्षण प्रति ज्ञान की दक्षता होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ए वाला ऑप्शन होगा, उसके बाद तब ए वाला होगा। लेकिन सबसे उपयुक्त इसमें आंसर कौन है, तो इसमें सबसे उपयुक्त आंसर कौन है, सबसे उपयुक्त ऑप्शन इसमें बी नंबर है, ए वाला सबसे उपयुक्त ऑप्शन है, धैर्य एवं दृढ़ता। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं कि मोनो सामाजिक सिद्धांत किसने दिया था। देखिए जो मोनो सामाजिक सिद्धांत वो किसने दिया था, तो ये दिए हुए थे एरिक्सन दिए हुए थे, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए वाला हो जाएगा। फिर पियाजे, देखिए पियाजे में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे जिसमें विकास के 4 स्तर बताए हुए थे। फिर उसके बाद है कोहलबर्ग और नैतिक विकास के सिद्धांत दिए हुए थे जिसमें 3 स्तर में 6 अवस्था बताए हुए थे। फिर उसके बाद क्या है, सिगमंड फ्राइड, वो एक विश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक थे जिसने मन के 3 प्रकार बताए थे, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन है कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए कोठारी आयोग की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी और अपना रिपोर्ट 1966 ईस्वी में सौंपा था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, DS कोठारी थे, जो UGC के अध्यक्ष पद पर भी रह चुके थे, तो आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। लक्ष्मण मुदालिया रेर माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे जो 1952 ईस्वी बना था, और अपना रिपोर्ट कब सोचा था, 1953 ईस्वी में। और राधा कृष्ण आयोग जो विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हैं वो थे 1948 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी, और 1949 में अपना रिपोर्ट सौंपा था, और इसे हम लोग राधा कृष्ण आयोग के नाम से भी जानते हैं। फिर एक क्वेश्चन है कि स्त्री में कौन लिंग गुणसूत्र होता है। देखिए याद रखिएगा कि स्त्री में होता है XX और पुरुष में होता है XY, ये याद रखिएगा, ये पुरुष में होता है, और दोनों में ये हो गया सेक्स क्रोमोसोम, और ऑटोसोम होता है जो अलिंगी गुणसूत्र होता है, वो दोनों में बराबर होता है, दोनों में 22 जोड़ा होता है। इसी में ये महिला में भी उतने होता है, पुरुष में भी 22 जोड़ा होता है। यानी पूछेगा कि पुरुष या महिला में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 या 23 जोड़ा बताइएगा। लिंग गुणसूत्र 2 होता है, XY पुरुष में पाया जाता है, XX महिला में पाया जाता है, स्त्री में पाया जाता है। और याद रखिएगा कि जो अलैंगिक जिसे ऑटोसोम बोलते हैं वो दोनों में बराबर होता है, 22 जोड़ा होता है। जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो दोनों में अलग अलग होता है, लड़की में या स्त्री में बोल सकते हैं XX, और पुरुष में XY होता है। फिर आया क्वेश्चन है 25 नंबर, लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है। देखिए आपको हम बताए थे जो लड़का या लड़की होने का जो निर्भर करता है वो करता है पुरुष के गुणसूत्र पर। देखिए क्यों, देखिए पुरुष में XY पाया जाता है और इसमें XX पाया जाता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है कि इसका आधा गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, तो अगला पीढ़ी में जाता है तो इसका X निकलेगा, दोनों X तो कोई तो X से आएगा, X इसमें से जब X आएगा, जब इसका X आएगा तो लड़की का जन्म होगा, जब इधर से भी तो X आएगा, Y आएगा तो लड़का का जन्म होगा। तो किस पर डिपेंड कर रहा है कि ये लड़का का जन्म होगा, XX रहेगा तो लड़की का जन्म होता है। किस पर डिपेंड कर रहा है, तो पिता का गुणसूत्र। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। थैंक यू।